आप सभी जमशेदपुर की राजनीति और जमशेदपुर की सामाजिक और औद्योगिक स्थिति से भली भांति परिचित हैं। हम लोगों की जो सीमित भूमिका इसमें है, उसके आधार पर हम सभी के काम का आकलन आप भी करते हैं, जनता भी करती है। मैं विगत 5 वर्षों तक जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र से विधानसभा का सदस्य था। अभी कुछ महीनों से मैं जमशेदपुर पश्चिम क्षेत्र में निर्वाचित हुआ हूँ। तो पृष्ठभूमि में थोड़ा सा जाएंगे तो 5 साल जो जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र का हमारा समय था, उसमें 2 साल कोविड का काल था, बाकी 3 साल बचा था, जिसमें हम लोगों ने जितना हो सका उतना हम लोगों ने काम किया। और उसमें मुझे काफी संतोष है कि 3 साल में जमशेदपुर पूर्वी में हम लोगों ने कई ऐसी समस्याएं सुलझाई जो पिछले 15-20 सालों में नहीं सुलझी थी। क्या हो गया? तो पूर्वी में बहुत बड़ी आबादी थी, भुइयाडीह, लाल भट्टा के इलाके में, जहाँ पीने का पानी अब तक नहीं था। वहाँ के पीने के पानी की व्यवस्था हम लोगों ने कराया। बिरसा नगर और अन्य क्षेत्रों में लगभग 40 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण और भी गुणवत्तापूर्ण सड़क निर्माण हम लोगों ने कराया पथ निर्माण विभाग से। और टाटा स्टील के साथ वार्तालाप करके, सरकारी स्तर पर बैठक करके हम लोगों ने उनको राजी किया कि वे पानी और बिजली सभी घरों में, सभी बस्तियों में देंगे। उन्होंने यह काम आरंभ भी कर दिया था। बागुनहादुआ के इलाके में जहाँ उनकी बिजली नहीं थी, वहाँ उन्होंने बिजली देने के लिए सारा काम कर दिया है। बागुन नगर का भी हिस्से में कर दिया है। बिरसा नगर का सर्वे करने वाले थे। तो इस तरह से हम लोगों ने बहुत सारे काम किए। अभी एकमात्र हम लोगों के पास सौदागरी है, सोनेखा नदी के किनारे। एक और सौदागरी हम लोगों ने बनवाने का काम किया यहाँ पर जिनको के इलाके में। ठीक है, वही पूरा नहीं हुआ है, उसका काम आधा से अधिक हो चुका है। तो जन सुविधाओं के मामले में हम लोगों ने कई काम किए, जिससे हम लोगों को वहाँ संतोष है। केवल एक काम हम लोग नहीं कर पाए, जो टाटा स्टील के द्वारा केबुल टाउन में बिजली देने का है। केबुल टाउन में पानी देने का काम तो उन्होंने करा दिया, उन्होंने सब जगह पानी दे दिया, मगर बिजली का कनेक्शन देने के मामले में हम लोग सफल नहीं हो सके। एक ये कमी रह गई। और दूसरा, मैंने 3 साल में कोशिश किया, जमशेदपुर की 3 समस्याएं बड़ी हुई मेरी। एक तो मालिकाना की समस्या है, एक म्यूनिसपैलिटी की समस्या है, और पूर्वी क्षेत्र में मुहर्दा की समस्या है। तो मुहर्दा, मालिकाना और म्यूनिसपैलिटी, इन तीनों पर हमने काम किया। मुहर्दा का सेकेंड फेज हमने स्वीकृत कराया। फर्स्ट फेज में जो गड़बड़ियां थी उनको दूर कराया। और मुहर्दा में जो ऐतिहासिक गलती हुई थी, भूल हुई थी, प्रशासन कहें, सरकार कहें, प्रतिनिधि कहें उनसे, जिसके कारण से लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा था। और एक धारणा बन गई है कि मुहर्दा में जो पीने का पानी आता है उसको पिया नहीं जा सकता है। इसके लिए हम लोगों ने जगह जगह पानी जांच कराना, जहाँ शिकायत आई वहाँ जांच कराना, 6000 नया कनेक्शन देना, और सबसे बढ़कर जो टेलको में भुवनेश्वरी मंदिर के आसपास का ऊंचा इलाका जहाँ पानी नहीं पहुंचता है, वहाँ के लिए अलग टंकी बनवाना, एक नया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट खड़ा कराना, मुहर्दा फेज 2 में किया। कल मैंने पता किया तो अभी जूस्को और जेएनएससी में एग्रीमेंट नहीं हो पाया, जिसके कारण से वो काम शुरू नहीं हो पाया।
ये तीनों जो समस्याएं हैं मुहर्रदा की, मालिकाना की, म्यूनसिपैलिटी की, इसके बारे में मैंने प्रयास किया। विधानसभा में मैंने सवाल उठाया, एक बार नहीं करीब 4 बार, कि मालिकाना मिलना चाहिए। हर बार सरकार का एक उत्तर आता था कि 2017 में उस समय की सरकार ने मालिकाना की जगह पर 10 डिसमिल तक का लीज देने का निर्णय ले लिया। तो सरकार ने एक तरह से निर्णय ले लिया। अंतिम प्रश्न में मैंने कहा कि आप उस निर्णय को कैंसिल करिए और नया काम करिए। तो इन्होंने कहा कि हम उस पर विचार करेंगे, आश्वासन दिया इन्होंने। मगर जिस तरह से मुहर्रदा में गलती हुई, उसी तरह से मालिकाना का सवाल भी हम लोगों का थोड़ी सी सरकार की, तत्कालीन सरकार की गलती के कारण से ये लटका पड़ा है। तीसरा म्यूनसिपैलिटी का था। आपको याद होगा 2005-6 में सरकार ने जमशेदपुर में नगर निगम बनाएंगे ये घोषणा किया। इसका निर्णय हो गया था, इसका नियम पास हो गया, टाटा स्टील हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट में टाटा स्टील हार गया, सुप्रीम कोर्ट में अपील किया इन्होंने, मगर बीच के किसी भी सरकार ने म्यूनसिपैलिटी बनाने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की। अंत में 2017 में उसी सरकार ने, जिसने अधिनियम बनाया था कि जमशेदपुर नगर निगम बनेगा, उसी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि हम टाटा स्टील के साथ मिलकर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करेंगे। अगर उस समय ही हो गया होता कि नहीं हम नगर निगम बनाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कुछ दूसरा आता। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गया। जवाहर लाल शर्मा का अभी भी वहाँ केस पेंडिंग है। इस बीच में एक नोटिफिकेशन हो गया कि इसको औद्योगिक शहर बनाए। नोटिफिकेशन हो गया, नोटिफिकेशन 1 साल के बाद भी आज तक लागू नहीं हुआ, क्योंकि उस नोटिफिकेशन में मौलिक गलतियां हैं। मैंने पॉइंट आउट किया विधानसभा में बात हुई, ये कभी भी लागू नहीं हो सकता। जो 3 जो मेजर समस्याएं थी, मुहर्रदा, मालिकाना, म्यूनसिपैलिटी, इन तीनों में कहीं न कहीं तत्कालीन प्रशासन की, सरकार की गलती के कारण से ये तीनों समस्याएं जिस तेज रफ्तार से सुलझनी चाहिए वो नहीं सुलझ पाई। तो ये हमारा पूर्वी क्षेत्र में जो हम लोगों ने काम किया, उसका एक अनुभव था। अब हम पश्चिम में हैं। पश्चिम क्षेत्र में मैं पहले भी यहाँ से विधायक था, और 5 साल के बाद मैं आकर देख रहा हूँ तो लगता है कि यहाँ की समस्याएं पहले से अधिक घनीभूत हो गई। अब ये क्षेत्र 2 भाग में बटा है, एक जेएनएससी का इलाका है, दूसरा मानगुर नगर निगम का इलाका। किसी भी नगर पालिका के लिए 2016 में केंद्र सरकार ने अधिनियम बना दिया कि किस तरह से हम सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट करेंगे, कचरा का निष्पादन हम कैसे करेंगे। एक कदम इसकी दिशा में जमशेदपुर में सरकार आगे नहीं बढ़ी। शुरू से ही कचरा डंपिंग टाटा स्टील के सुविधा के अनुसार होते रहा है। यहाँ पर मानगो और जेएनएससी दोनों का कचरा डंपिंग 2010-11 में 12 में होता था। उसके बाद टाटा स्टील ने एक जमीन दे दिया मरीन ड्राइव किनारे सोनारी के पास में, वहां डंपिंग होने लगा, और वहां के नागरिक 1.5 साल पहले एनजीटी में गए तो इस सरकार ने शपथ पत्र दिया कि हम सब कुछ ठीक करेंगे, यहाँ जो हम कचरा गिरा रहे हैं उससे प्रदूषण नहीं होगा, उससे जनता को कोई नुकसान नहीं होगा। ये नहीं किया इन्होंने। फिर मैं भी विधान गया था एनजीटी बाद में 2 महीना पहले, और एनजीटी ने यही उनको कहा कि भाई आप जो पिछले बार हलफनामा दिया है उस पर आप कार्रवाई करिए। इन्होंने कार्रवाई करने के बदले मानगो का कचरा वहां गिराना बंद कर दिया, और जेएनएससी का कचरा ये 12 कम्प्लेक्स में गिराने लगे। और कहीं भी एनजीटी ने नहीं कहा था कि उस स्थान पर कचरा नहीं गिरेगा।
उसने ही कहा था कि वहाँ आग लग गई है, वहाँ धुआं उठ रहा है, वहाँ प्रदूषण हो रहा है, आप भी इसको ठीक करिए। 8 जनवरी को उन्होंने एफिडेविट मांगा था इनसे, मगर इन्होंने मानव का कचरा ही बंद करा दिया ना। मानवों में करीब 2 सप्ताह तक काफी परेशानी रही कचरा निष्पादन का, तब कहीं जाकर कोई एक हल निकला है। मगर टाटा स्टील को छोड़कर आदितपुर में, जुगसलाई में, कपाली में, मानगो में कहीं भी कोई कचरा निष्पादन की व्यवस्था नहीं है। आदितपुर में भी जो व्यवस्था है वह व्यवस्था किसी निजी जमीन पर उनके साथ एग्रीमेंट करके वहां गिराया जाता है। कोई एक नहीं है, इतना बड़ा जमशेदपुर शहर है, कहीं आज तक कोई व्यवस्था 2016 के बाद से यहाँ कचरा निष्पादन। और कचरा निष्पादन का मतलब ये नहीं है कि कहीं कचरा गिरा दिया, डंप कर दिया। कचरा निष्पादन से मतलब है कि आप उस कचरा को अलग करेंगे, जिस कैटेगरी का कचरा है उसके हिसाब से उसका निस्तार करेंगे, उससे एनर्जी बना सकते हैं आप, उससे खाद बना सकते हैं। इसके लिए अलग अलग मशीनरी करेंगे। इन्होंने क्यूब नाम की एक संस्था के साथ समझौता कर लिया है, मगर आज भी कचरा का निष्पादन सही तरीके से नहीं हो रहा है। एक और डंप कर दे रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ा मिट्टी डाल दे रहे हैं, उससे फिर एक डंप कर रहे हैं। तो मैंने एनजीटी में हस्तक्षेप किया है और हमारे अधिवक्ता हैं सोनाली के संजय उपाध्याय जी, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं, वो आए थे परसों। हमने ही तय किया है कि इस केस के बहाने हम लोग जमशेदपुर के आसपास या झारखंड में और कहीं भी जहाँ नगर पालिकाएं हैं, सब जगह कचरा निष्पादन की ठोस व्यवस्था हो, ये हम लोग कराएंगे। और ये सरकार को, नगर पालिका को देखना है, जब अधिनियम बन गया है, कानून बन गया है, तो आप क्यों नहीं इस पर अमल कर रहे हैं। यानी जो प्रशासनिक सुस्ती है, उस सुस्ती के कारण से ये काम नहीं हो रहा है। मानगो नगर निगम में आप देख रहे होंगे, आज भी अखबार में निकला है कि उपायुक्त ने कहा है कि जल्दी आप रिपोर्ट टेस्ट करा लीजिए, ताकि पिछड़े वर्गों के आरक्षण के बारे में निश्चित हो जाए। तो यहाँ का चुनाव होगा, इलेक्शन होगा। अब मानगो नगर निगम का आज तक अपना कार्यालय नहीं, जहाँ वो कार्यालय चला रहे हैं वो गांधी संग्रहालय के नाम से मैंने ही 2 मंजिला भवन बनवाया था। गांधी मैदान है, गांधी स्कूल है, गांधी संग्रहालय वहाँ रहेगा, उसमें इन्होंने कार्यालय शिफ्ट कर दिया। आज तक अपना कार्यालय नगर निगम का नहीं है। अगर चुनाव हो जाएगा तो वहाँ मेयर या डिप्टी मेयर या वहाँ से जो चुने जाएंगे 36 वार्ड के लोग, वो कहाँ बैठेंगे, इसकी कोई व्यवस्था नहीं। तो एक तो ये है। दूसरा, पीने के पानी की जो व्यवस्था मानगो में मैंने कराया था पिछले टर्म में, आज वो उसकी दुर्दशा हो गई। मानगो के अधिकांश इलाकों में पीने का पानी नहीं पहुंच रहा है। मैंने बात किया था विभाग के प्रधान सचिव से, तो उन्होंने मैकेनिकल सिविल दोनों के सुबर्डिनेट इंजीनियर को यहाँ भेजा। वहाँ हमारे समय में टंकी बनना शुरू हुआ, आज तक वो टंकी पृथ्वी पार्क में चालू नहीं हो पाई। बालीगुमा के इलाके में आज तक टंकी चालू नहीं हो पाई। तो इस तरह से पीने के पानी की व्यवस्था 5 साल में नहीं हो पाई है, कचरा निष्पादन की व्यवस्था नहीं हो पाई है। और बिजली के बारे में और पानी के बारे में, जो टाटा लीज का एरिया है, जहाँ जिसको पानी की आपूर्ति करता है, वहाँ से भी नागरिकों की बहुत शिकायत मिलती है, खास करके बस्तियों में जहाँ आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोग रहते हैं। अब वहाँ एक एक व्यक्ति से एक व्यक्ति तो आए थे कि हमसे 40,000 रुपया मांगा गया है पानी का कनेक्शन देने के लिए। 7,000, 8,000, 10,000 तक देकर तो लोग कनेक्शन दे रहे हैं। मगर पानी का जो नियम है, सरकार का हो या टाटा स्टील का हो, आज भी बस्तियां, आप देख लीजिए, रामजन्म नगर से शुरू करिए और आप बेल्टी बस्ती तक आ जाइए, यहाँ कहीं भी पीने के पानी की व्यवस्था सबके लिए सुलभ हो, ऐसा नहीं हो रहा है। तो जो जहाँ टाटा स्टील को पानी की आपूर्ति करना है वहाँ भी, और जहाँ नगर पालिका को करना है वहाँ भी
दोनों ही जगहों पर भारी कमी है। यानी जो नागरिक सुविधाएं हैं आम जनता को मिलने वाली, उन नागरिक सुविधाओं को देने की दिशा में भारी कमजोरी प्रशासनिक स्तर पर ये हो रही है। और मैं पहले भी सवाल को उठाता था, इस बार भी मैंने इस सवाल को उठाया है और हमारा प्रयास रहेगा कि समस्या को हम लोग सुलझाएं। मानगो नगर निगम बन गया है तो एक नगर निगम की तरह मानगो में सुविधाएं मिले, वहाँ लोगों को उसकी उन्नति हो, ये काम कराना हमारा एक मतलब पहला उद्देश्य है मानवों के लिए। और हमने काम इसको शुरू कर दिया है और कोशिश करेंगे कि प्रशासनिक शिथिलता है और शिथिलता थोड़ी दूर हो। एक और शिकायत सबसे अधिक आ रही है कि मानगो जैसे क्षेत्र में और जगह पर भी हर 1 किलोमीटर पर मोटरसाइकिल और वाहनों की चेकिंग का काम हो रहा है। लोगों को परेशानी होती है इससे, जो ठीक है उसको भी 5 मिनट 10 मिनट वहाँ रुकना पड़ता है। तो मैंने आज सीनियर एसपी से कहा है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ इसके बारे में, इसको आप ठीक करिए। क्योंकि मैंने 2 बार फ़ोन से बात किया तो उन्होंने कहा कि हम वो चेकिंग करते हैं तो उसमें आर्म्स रहता है, कानून व्यवस्था की दृष्टि से चीज़ें रहती हैं, वो ठीक नहीं है। तो आज मेरी उनसे मीटिंग होने वाली है और इस बात को मैं उठाऊंगा कि आप चेकिंग करिए, किसी को आपत्ति नहीं है, मगर चेकिंग कहीं एक जगह 2 जगह हो जाए। अब हर कदम पर चेकिंग होने लगेगी तो इससे लोगों की परेशानी बढ़ रही है। इससे नागरिक सुविधाएं बढ़े और प्रशासनिक तंत्र की जो शिथिलता है वो शिथिलता दूर हो। और जो नई बात जमशेदपुर में दिखाई पड़ रही है, ऐसा लगता है कि जमशेदपुर अब मरते हुए शहर की तरफ बढ़ रहा है। हर इलाके में टाटा स्टील या टेल्को, इनके जो घर बने हैं, क्वार्टर बने हैं, वो तोड़े जा रहे हैं। और तोड़ने के बाद जो खाली जगह है उसका क्या होगा, इसके बारे में सिवाय उसको घेर देना है या कहीं पार्क बना देना है, इसके अलावे इसके बारे में कुछ भी प्रशासन बताने के लिए प्रशासन या टाटा स्टील तैयार नहीं है। तो ये जमशेदपुर को जो जगह खाली हो रही है उसका लैंड यूज प्लान क्या है, उसको कैसे हम बदलवाएं, कैसे छोटे छोटे उद्योग स्थापित हों, ये इस दिशा में प्रयास होना चाहिए। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ है जमीन के अतिक्रमण की। मैंने 2 दिन पहले यहाँ के डीसी को खबर किया कि कदमा में कई एकड़ जमीन है जिस पर कब्जा हो रहा है। 2-3 जगह मैंने कहा कब्जा हो रहा है, अनियमितताएं हो रही। और मुझे लगता है कि सारी अनियमितताओं की जड़ में कहीं न कहीं हम लोगों जैसे लोग जो हैं, जो प्रभावशाली पदों पर हैं, ये इसके लिए मूलतः जिम्मेदार है। इसके लिए मैं तो चाहता हूँ कि जो राजनीति में, सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान पर हैं, उनसे कहा जाए कि वो शपथ पत्र पर ये दें कि हमने, हमारे परिवार के किसी ने या हमसे जुड़ी हुई संस्था किसी ने, उसने कहीं भी सरकारी जमीन का अतिक्रमण नहीं किया। ये इतना हो जाए तो इस पर लगाम लगेगी, नहीं तो हर जगह शिकायतें आ रही हैं। पूर्णिमा बोस हैं, एक वृद्ध महिला है मेरे यहाँ आई थी कि हमारी 40 कट्ठा जमीन को लोगों ने घेराबंदी करके और अपने कब्जे में कर लिया है। कल भी मेरे पास लोग सोनारी से आए थे कि वहाँ भी कब्जा हो रहा है खाली जमीन पर। तो ये खाली जमीन का अतिक्रमण एक यहाँ बहुत बड़ा उद्योग बन गया है एक तरह से। तो इस पर भी लगाम लगनी चाहिए। इसीलिए मैं तो चाहूँगा कि सभी लोग कहें, मैं तो तैयार हूँ कहने के लिए कि मैं, मुझे जो संस्था, मुझसे जुड़ा कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है घर परिवार का जो अतिक्रमण कर रहा है। तो ये बड़ी समस्या है, इस पर लगाम लगनी चाहिए। और इस साल टाटा री समझौता समाप्त हो रहा है, उसका नवीकरण होना है। 1 जनवरी 2026 के पहले नवीकरण हो जाना है। तो इन सारी बातों को री समझौता पर
वार्ता करते समय प्रशासन टाटा स्टील ध्यान में रखें ताकि अगला लीज समझौता बेहतर तरीके से हो जाए और जो जमीन खाली पड़ी है उस जमीन का बेहतर इस्तेमाल हो। दूसरी, मेरे पास कल 200 के आसपास सफाई कर्मचारी आए थे जो जुस्को द्वारा नियुक्त वेंडर के लिए काम करते हैं और वो पूरे जमशेदपुर में सफाई का काम करते हैं टाटा बिरला के। उनका ये कहना था कि हमारा जो वेंडर है वह वेंडर हमको पीएफ ईएसआई नहीं दे रहा है, हमसे डबल टाइम ड्यूटी करा रहा है, हमको वेतन समय पर नहीं मिल रहा है, अभी वेतन बाकी है, टूटू का पर्व आ रहा है। तो मैंने बात किया टाटा स्टील के लोगों से, वो आश्चर्य व्यक्त कर रहे थे कैसे हमारा जो वेंडर है वह ऐसा कर रहा है। तो जो ठेका मजदूर है या जो आउटसोर्सिंग पर जो काम कर रहे हैं उनकी दिक्कतों का निपटारा जमशेदपुर में होना चाहिए, क्योंकि इस औद्योगिक शहर में इनकी बड़ी संख्या हो गई और जो श्रम विभाग के कानून बने हुए हैं उन कानूनों को बेहतर तरीके से लागू किया जाए ताकि जो आउटसोर्सिंग पर ठेका मजदूरी पर काम कर रहे हैं और जो अल्प वेतन भोगी हैं जिनको बहुत कम पैसा मिल रहा है उनको भी सुविधा हो। ये कई बातें थी जो मेरे ध्यान में आई इस साल की शुरुआत में आपके सामने रखने की, और कोई बात होगी तो हम लोग आपकी तरफ से कुछ पूछा जाएगा तो बताऊंगा। बेहतर नगर निगम बनाया जाए जहाँ सारी जन सुविधाएं उपलब्ध हों। ऐसा नहीं कि अभी तदर्थ रूप में मानू चल रहा है, इसका कोई कार्यालय नहीं है और यहाँ चुनाव नहीं हुआ है, चुनाव हो जाएगा तो लोगों के बैठने के लिए जगह नहीं है। तो मानगो में पीने का पानी, बिजली और सड़क और सफाई ये सुविधाएं बेहतर तरीके से मिले सभी इलाकों में, यही हमारी प्राथमिकता हो। लेकिन टाटा स्टील ने यह कह दिया है कि हमने अपनी अधिकतम क्षमता उत्पादन का यहाँ प्राप्त कर लिया, अब इससे अधिक उत्पादन हो कलिंगानगर और कहीं करेंगे। तो अब मान कर कि इतना ही उत्पादन होगा और इसके लिए इनको कितने मानव बल की जरूरत है और लीज में उन्होंने जितनी जगह जमीन दिया है वो जगह जमीन बचती अगर है, क्वार्टर टूटते हैं या मल्टी स्पीड बनाते हैं तो उस जगह का इस्तेमाल औद्योगिक विकास के लिए होना चाहिए। ये होगा तो ये शहर फिर से जिंदा हो जाएगा। उसको खोलने के लिए हम लोग गए थे तो कई बार लगता है कि हम लोग उदंडता नहीं करना चाहते हैं, अभी भी उनसे बात हो रही है और टाटा स्टील के लोगों ने कहा है कि जहाँ मेन मांग रहे हैं वहाँ आउट हाउस वाले वहाँ हम जगह देंगे। 2 बार 3 बार हम लोग वहाँ गए हैं, हर बार उन्होंने कहा है कि नहीं हम खोलेंगे और यहाँ जगह देंगे। रास्ता वहाँ बना हुआ है, दूसरा रास्ता जो आउट हाउस वाले लोग हैं उनके लिए है, उसको खोलने के बाद टाटा स्टील के लैंड डिपार्टमेंट के लोगों ने कहा है कि हम यहाँ रास्ता देंगे, जगह देंगे। दिखाया है कि इतनी जगह चेकिंग हो रही है, वो चेकिंग एक तो जैसे कहते हैं रेगुलेशन की तरफ से हो। मुहर्दा के बारे में उसका फर्स्ट फेज हम लोगों ने 3 साल में ठीक कराया, उसका सेकेंड फेज की बात चल रही है। मुहर्दा का सेकेंड फेज बने वो भी सैंक्शन हो गया है, उसके लिए सरकार की तरफ से पैसा भी आ गया है और जितना टाटा स्टील को देना है भी राजी हो गए हैं। तो मुहर्दा तो अलग है, वहाँ के लिए काम हो रहा है। बागबेड़ा के बारे में या और जगहों के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, इसके बारे में विशेष करके मैं तो इस मत का हूँ कि समस्या तो एक बृहद, मैंने विधानसभा में सवाल उठाया था तो सरकार का यही जवाब था कि अभी चुनाव नहीं हुआ है यहाँ नगर पालिकाओं का, चुनाव हो जाए तो हम लागू करेंगे, जिसको ग्रेटर जमशेदपुर हम कहते हैं। उसमें यही है कि नगर निगम हो, नगर पालिका हो, नोटिफाइड एरिया हो या कुछ एरिया में पंचायतें या जो भी हो, तो सबको मिलाकर विकास के दृष्टि से एक महानगर पालिका बनाया जा सकता है। एक महानगर पालिका का गठन हो जाए
तभी ये समस्याएं एकीकृत रूप से सुलझेंगी। दूसरा, मैंने दो सलाह दिया है प्रशासन को, सरकार को, टाटा स्टील को भी, कि पीने के पानी की समस्या का समाधान लंबे समय तक करने के लिए दो जगह है। एक तो डोबो में डोबो डैम है, सतनाला डैम, वहाँ के पानी का कोई इस्तेमाल नहीं। वहाँ के पानी का इस्तेमाल हो तो सतह जल से हम घाटशिला तक पानी पिला सकते हैं। दूसरा, मैंने कहा है, पिछली बार विधानसभा में मेरी 21-22 मिनट तक बहस भी सरकार के मंत्री के साथ हुई, वो यह है कि हम जो पानी उठाते हैं, चाहे जुगसलाई, बागबेड़ा, कहीं के लिए, वो स्वर्णरेखा नदी या खतरी से ही उठाते हैं, और ये पानी चांडिल डैम से ही आता है स्वर्णरेखा नदी। तो चांडिल डैम से जो स्वर्णरेखा नदी में पानी आता है, वह डैम के नीचे नदी में गिरने पर प्रदूषित हो जाता है। हम उसको पीने के पानी के लिए और औद्योगिक उपयोग के लिए, दोनों के लिए उठाते हैं। औद्योगिक उपयोग के लिए तो कोई बात नहीं है, पीने के पानी के लिए तो साफ करना पड़ता है। तो जो पानी पीने के लिए हम चांडिल डैम से स्वर्णरेखा नदी के माध्यम से देते हैं, उसको हम चांडिल डैम से जो बहरागोड़ा जाने वाली नहर बनी हुई है, उस नहर में डालकर हम भीमना लेक में गिरा दें। मुश्किल से 10 मीटर तक ही अब हमको कोई कैनाल बनाना पड़ेगा उसके लिए, ये आ जाए और हम सीधे भीमना लेक का पानी उठाकर सब जगह दें, चाहे वो बागबेड़ा हो या जमशेदपुर हो या जुगसलाई हो। तो एक स्वच्छ जल भी मिलेगा, सतह का जल मिलेगा, और भीमना लेक को टाटा स्टील लोग कहते हैं हमारा रिजर्व पानी है यहाँ, तो उनका पानी हमेशा उतना रहेगा। जितना रोज खपत होगी उतना पानी चांडिल डैम से उसमें रोज डाल दिया जाएगा, तो इनके पानी की भी दिक्कत नहीं होगी। दूसरा है कि अभी एमजीएम अस्पताल बना है, उसके लिए पानी नहीं, और पानी की जो व्यवस्था की जा रही है 2 साल लगेगा उसको पूरा होने में, तो उसको भी भीमना लेक से पानी मिल जाए, क्योंकि वहाँ तो एक बोरिंग लोगों ने किया है। बोरिंग करना वहाँ नाजायज है, इसलिए कि जो इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिला है अस्पताल को बनाने के लिए, उसमें है कि हम भूमिगत जल का इस्तेमाल नहीं करें। दूसरा, भूमिगत जल का इस्तेमाल डीप बोरिंग से करेंगे तो आसपास के जो इलाके हैं उनका जलस्तर ये चला जाएगा, उनके कुएं या चापाकल सूख जाएंगे। इसलिए पीने के पानी की एकीकृत व्यवस्था अगर होता है चांडिल डैम से, ये सबसे अधिक उपयोगी